गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूटिलिटी जो प्रोग्राम्स थे उनके कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना, जिसमें हमने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्क डिफ्रेगमेंटर के बारे में डिस्कस किया था और अब हम डिस्क क्लीनअप के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें डिस्क क्लीनअप की रिक्वायरमेंट क्यों रही और इसके लिए हम कौन-कौन सी फाइल्स के टाइप इंक्लूड रहते हैं। इसके अलावा हम बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम, कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनके इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क क्लीनअप की। डिस्क क्लीनअप और डिस्क क्लीनअप का यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है ना। डिस्क क्लीनअप का यूज हम क्यों करते हैं, तो अब हमें जो डिस्क क्लीनअप है ये भी हमारा वेरी यूजफुल यूटिलिटी प्रोग्राम है और डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी प्रोग्राम इज प्री इंस्टॉल्ड इन द विंडो। ये जो है विंडोज में पहले से ही इंस्टॉल रहता है। ठीक, इसका काम क्या होता है, जितनी भी हार्ड डिस्क में अननेसेसरी फाइल्स होती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम डिस्क क्लीनअप का यूज करते हैं। ठीक, जितनी भी हमारी अननेसेसरी फाइल हैं हार्ड डिस्क में उनको रिमूव करने के लिए हम डिस्क क्लीनअप का यूज करते हैं। ठीक, जो प्रोसेस होता है क्लीनिंग अप का हार्ड ड्राइव्स का, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, जैसे हार्ड डिस्क में अननेसेसरी फाइल्स थी पहले, तो अगर हमने उन्हें रिमूव कर देंगे तो हमारी जो सिस्टम की स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक, सबसे पहला वर्क क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है इससे, क्या जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी और उसके बाद हमें हार्ड डिस्क में मोर स्पेस भी मिलता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम डिस्क क्लीनअप का यूज करते हैं। अब डिस्क क्लीनअप कैसे हम विंडो में रन करा सकते हैं, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी प्रोग्राम को विंडो में हम कैसे रन करा सकते हैं। तो सबसे पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम एसेसरीज सिस्टम टूल एंड डिस्क क्लीनअप का यूज करते हैं। ठीक है ना, अब मैं जब खुद मैं डिस्क क्लीनअप का यूज करूंगा तो मुझे जरूरत नहीं है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन जाने पे, हम जहाँ पे सर्च प्रोग्राम लिखा हुआ होता है तो वहां पे टाइप कर देते हैं। ठीक है ना, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया डिस्क। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे अपने आप डिस्क क्लीनअप ये हमें शो हो रहा है। ठीक, अब मैंने डिस्क क्लीनअप की फाइल को शो किया, कहाँ से कौन सी ड्राइव सेलेक्ट करनी है, तो इस तरह से हम कई ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको ये क्या कर देगा, बिल्कुल रिमूव कर देगा और रिमूव करने के बाद वो फाइल्स क्या हैं, इससे मेरी एक सिस्टम की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और जो हार्ड डिस्क में स्पेस है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, जब हम डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी को रन कराते हैं तो सबसे पहले हार्ड ड्राइव में वो फाइल्स देते हैं जो लॉन्गर टर्म यूज नहीं कर रहे और हमें अपनी हार्ड डिस्क से रिमूव करनी है। ठीक, कुछ क्योंकि इसमें भी हमें क्या करना होता है, कुछ जो फाइल्स होती हैं जिनका हम यूज नहीं करते हैं, टेम्परेरी फाइल्स हैं और हमें उन्हें रिमूव करना है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे हम इस फाइल टाइप सॉरी यू क्या कहते हैं डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हम डिस्क क्लीनअप का भी यूज कर सकते हैं और इसमें जो फाइल टाइप इंक्लूड रहती हैं, जो जितनी भी फाइल टाइप्स इंक्लूड रहेंगी, जैसे कंप्रेस ओल्ड फाइल्स होती हैं, कुछ ओल्ड फाइल को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक, डाउनलोड प्रोग्राम्स फाइल, कुछ जैसे हम किसी प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं तो वहां से कुछ कैचे वगैरह डाउनलोड हो जाते हैं तो वो भी स्पेस को हमारे
स्पेस ज़्यादा लेते हैं हार्ड डिस्क में। टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, कुछ टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स हैं, ठीक है ना, जो ऑटो रन्स वगैरह हैं, कुछ टेम्परेरी फाइल्स के रूप में हमें शो होती हैं, तो उनका भी वहाँ भी इसका यूज कर सकते हैं हम, ठीक। रिसाइकिल बिन फाइल्स, रिसाइकिल बिन हमने क्या किया, अपनी फाइल को डिलीट कर दिया, हार्ड डिस्क में से फाइल को डिलीट कर दिया या रिमूव कर दिया। रिमूव होने के बाद वो रिसाइकिल बिन में जाएगी, फाइल जो है रिसाइकिल बिन में जाती है। और रिसाइकिल बिन से अगर हम रिसाइकिल बिन को एम्प्टी नहीं करते हैं तो हमारा जो हार्ड डिस्क का स्पेस है वो ज़्यादा शो होता है, तो उसको भी हमें क्या है, परमानेंट डिलीट करना होता है रिसाइकिल बिन से। टेम्परेरी विंडो फाइल, कुछ विंडो द्वारा जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उनको कैसे हम मूव कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे सर्च कर सकते हैं, या जो फाइल परमिशन फोल्डर या जितनी भी फाइल्स दी हैं उनको कैसे मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स का यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा कंप्रेशन यूटिलिटी प्रोग्राम की। कंप्रेशन मीन्स क्या होता है कि अगर हमें कोई लार्ज फाइल दी है, उसको अगर हम श्रिंक कर दें, रिड्यूस कर दें, फाइल का साइज क्या है, रिड्यूस कर दें, तो उसके लिए हम डाटा कंप्रेशन का यूज करते हैं। और ये जो डेटा कंप्रेशन होता है, इट इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट डाटा। इट इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट डेटा। compressed file can be transferred either through emails or portable storage device। हम फाइल्स को, कंप्रेस्ड फाइल को या तो ईमेल के थ्रू या पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। कंप्रेस कैसे फाइल्स की जाती हैं, चाहे हम टेक्स्ट फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं, ऑडियो फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं, वीडियो फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारी ये जो फाइल्स हैं लेस स्टोरेज स्पेस में हमें दिखाई दे, ठीक। तो कंप्रेशन जो यूटिलिटी होती है वो विंडो में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल रहती है। कई जगह वीडियो एडिटर्स के रूप में होगी, कहीं ऑडियो एडिटर्स के रूप में होगी, कई इमेज कन्वर्टर के रूप में हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बिनजिप, बिनरार, 7-zip, pkzip, कई सॉफ्टवेयर होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम के। इसमें जो दे रखे हैं बिनजिप और बिनरार ही एग्जाम्पल दे रखे हैं कंप्रेशन यूटिलिटी प्रोग्राम्स के। इसके अलावा हमारा 7-zip भी होता है और pkzip भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। एक और सॉफ्टवेयर होता है हमारा टर्बोजिप, ठीक है ना, टर्बोजिप भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अपनी स्टोरेज डिवाइस को या फाइल्स को कैसे रिड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हम डेटा कंप्रेशन या यूटिलिटी प्रोग्राम का यूज करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास भी, मैं बिनजिप का यूज करता हूँ, जिप फोल्डर है, उसकी सहायता से भी हम फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे एग्जांपल, ये हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये सीबीएसई फाइल लिखी हुई है मेरी, है ना, सॉरी, सीबीएसई फाइल, ये पूरी मैंने एक प्रोग्रामिंग बनाई थी एचटीएमएल की इन फाइल्स को लेके। तो मैंने क्या किया, इन फाइल्स की जगह ये स्पेस 1.59 MB का दिख रहा है आपको, और ये स्पेस आप स्पेस 1.60 MB का, इसमें केवल हमारी इमेज है, फाइल्स नहीं है, केवल किसका यूज हो रहा है, इमेज का यूज हो रहा है, ठीक है ना। और ये हमारी क्या है, पूरी फाइल्स जितने भी डेटा है, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्या है, जिप रार है, ठीक। बिनजिप यूज कर रहे हैं हम इसमें। अब हम इसे ओपन करते हैं, देखो इस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जितनी फाइल्स थी उसको एक ही फाइल में कंप्रेस कर लिया। देखो सीबीएसई फाइल है, ठीक है ना। ये कितना स्पेस, देखो यहाँ पे हमें आउटपुट भी दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू वगैरह, ये वैल्यू है, बिंड है, कितनी सारी फाइल्स शो हो रही हैं, लगभग 49 फाइल्स शो हो रही हैं इसमें। और इसका साइज कितना है, 1.59, ठीक है ना। इसको जैसे ही मैंने ओपन किया सीबीएसई फाइल को, यहाँ पे भी 49 फाइल्स शो हो रही हैं, और इसका साइज कितना है मेरा, 1.60। तो 1 MB का कंप्रेस हुआ है इसमें, ठीक है। एक जगह पे मैंने सारी फाइल्स को इकट्ठा कर लिया, तो इसके लिए मैंने यहाँ इसका यूज किया है, ठीक है, कंप्रेशन का
यूज किया है। और इस तरह से हम फाइल्स को और जिप्ड करना है, यानी इतनी फाइल्स दिखाई दे रही है, जैसे मान के चलो ये फाइल्स हैं और मुझे एक ही जगह शो करनी है, तो उसके लिए मैं इस कंप्रेशन का भी यूज कर सकता हूँ। तो ये मेरा जिप्ड फोल्डर है, ठीक है ना, ये मेन्यू में अपीयर्स रहता है और हम इन फाइल्स को भी कंप्रेस्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक, तो बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, और इसका यूज हमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम मान के चलो मैं किसी स्कूल में हूं और वहां मेरे ऊपर पूरा चार्ज है एडमिन का, ठीक, जितने भी एडमिशन होते हैं तो उनकी मैं लिस्ट अपने सिस्टम में लिखता हूं, और मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा हूं अलग से। तो उस डेटा को बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, बैकअप एक रखना चाहिए, बैकअप प्रोसेस रखना चाहिए। ठीक, बाई चांस हमारी विंडो करप्ट हो जाती है, या वो फाइल परमानेंट डिलीट हो जाती है, या वो फाइल करप्ट हो जाती है, तो हम कैसे ऐसी फाइल्स का बैकअप रख सकते हैं, तो उसके लिए हम बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम्स का यूज करते हैं। ठीक, अब सबसे जरूरी क्या है, डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। डेटा आजकल बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वी सेव मोस्ट ऑफ आवर इम्पोर्टेंट वर्क ऑन आवर कंप्यूटर्स, ठीक है ना, हम कैसे अपने कंप्यूटर्स में जो हमने वर्क किया है उसको सेव रख सकते हैं। ठीक, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग additional copies of data that can be used to restore the original data in case of damage or accidental data loss is known as a backup। ठीक, अभी मैंने जो बताया था कि अगर हम एडिशनल कॉपीज ऑफ डेटा, ठीक है ना, एडिशनल कॉपीज ऑफ डेटा को कहीं बचा के रख लें या कहीं भी उस फाइल्स को रीस्टोर कर लें, चाहे वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, चाहे किसी डीवीडी में, चाहे वो सीडी में स्टोर कर लें, ठीक, ओरिजिनल डेटा को। अगर इन केस हमारा जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, एक्सीडेंटल हो जाता है, तो जो एडिशनल कॉपीज ऑफ डेटा होती हैं बनाने के लिए, जिस प्रोसेस में हम एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा बनाते हैं, तो उसको हम बैकअप कहते हैं। और ये बैकअप हमें रेगुलर लेना हो चाहिए, क्योंकि जिससे हमारा डेटा है वो प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट रहेगा। तो क्रिएट डेटा बैकअप के लिए क्या करना होता है, हमें जो हमारा डेटा है वो सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इवन एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखना चाहिए, और हमेशा इस बैकअप का यूज करना चाहिए। और बैकअप यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है ना, बैकअप यूटिलिटी के लिए भी हम सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, जैसे अमांडा, एरिका बैकअप, बैकअप पीसी, बैकुला, बॉक्स बैकअप, इन बैकअप सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं हमारे, अमांडा, एरिका बैकअप, बैकअप पीसी, बैकुला एंड बॉक्स बैकअप। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, इन एडिशन टू टेकिंग बैकअप्स on the physical storage device, you can also use the backup software to take backup on the cloud storage। आजकल जब हम मोबाइल में बैकअप लेते हैं वो गूगल ड्राइव में सेव होता है, या हमारा क्लाउड स्टोरेज में जितना भी बैकअप है वो सारा बैकअप इसी में सेव हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या है, स्टोरेज स्पेस से अगर हम कोई फीस पे कर देते हैं किसी भी थर्ड पार्टी को, तो वो हमारे जो फाइल्स हैं उनके फाइल्स को मैनेज करता है, क्योंकि गूगल ड्राइव, क्लाउड, ये सब क्या है, हमारे एक सॉफ्टवेयर हैं। क्या हैं ये, हमारे बैकअप सॉफ्टवेयर के रूप में हम इनका यूज करते हैं, ठीक है ना। Most of the utility program are a part of the operating system only are installed when we install the operating system, but there are some utility programs such as a antivirus which you need to install separately from the operating system। कैसे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, और कैसे हम यूटिलिटी जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है,
उनका ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करना और वो इंस्टॉल रहते हैं हमारे सिस्टम में। तो इस तरह से हम यूटिलिटी जो प्रोग्राम्स हैं उनका यूज करते हैं। इसमें एक और लास्ट टॉपिक है एन्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन टूल। ये जो इनक्रप्टेड और डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं हम, ठीक? तो जो इनक्रप्शन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें साइफर टेक्स्ट जो डेटा है वो साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट रहता है। इनक्रप्शन की बात करते हैं तो जो डेटा होता है वो हमारा साइफर टेक्स्ट के रूप में की फॉर्म में होता है, ठीक है ना? विच कॉल जो अनऑथराइज्ड पीपल है, ठीक? अनऑथराइज्ड जितने भी एक्सेस हैं उनसे हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनक्रप्शन का यूज करते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप में भी इनक्रप्शन का एक टर्म लिखा हुआ आता है इनक्रप्टेड, ठीक है ना? जैसे लिखा आता है मैसेज टू दिस चैट एंड कॉल्स आर नाउ सिक्योर्ड विद एंड टू एंड इनक्रप्शन, ठीक है? लिखा आता है। तो इनक्रप्शन क्या है? जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उससे हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना? तो encryption is the process of conversion of data into a form, ठीक है? conversion of data into a form means cipher text भी कहते हैं इसको, which cannot be easily understood by unauthorized people, ठीक? डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन इसका अपोजिट वर्ड है, बिल्कुल रिवर्स है, रिवर्स प्रोसेस है इनक्रप्शन का। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनक्रप्टेड डेटा बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म सो इट कैन बी अंडरस्टूड, ठीक है? ये रिवर्स प्रोसेस होता है इनक्रप्शन का, क्योंकि इनक्रप्टिंग फाइल्स का जो यूज generally does not prevent encrypting data generally does not prevent hacking but reduce the chance of a hacker to be able to read the data is encrypted। जितने भी encrypted data होते हैं तो हैकिंग से तो नहीं बचते लेकिन चांस रहते हैं कि उसको हैकर रीड ना कर पाए। तो ड्यूरिंग इनक्रप्शन द मैसेज और इंफॉर्मेशन जो भी हमारे इनक्रप्शन में के दौरान जो भी मैसेज या इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना? इंफॉर्मेशन होती है विच इज अ प्लेन टेस्ट, वो बिल्कुल प्लेन टेस्ट होती है। तो वो प्लेन टेस्ट क्या है? इनक्रप्टेड होता है किसकी सहायता से? इनक्रप्शन एल्गोरिथम की सहायता से जो फाइल्स होगी वो इनक्रप्टेड होगी, ठीक? तो वो क्या है? साइफर टेक्स्ट में चेंज हो जाती है जिससे अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है उसको रीड ना कर सके, ठीक है ना? उसको रीड नहीं कर पाता तो वो क्या होती है? अनऑथराइज्ड, सॉरी, वो अनरीडेबल साइफर टेक्स्ट के रूप में चेंज हो जाती है, ठीक है ना? और इसी प्रोसेस के लिए हमें इनक्रप्शन की भी रिक्वायरमेंट रहती है विच स्पेसिफाई हाउ द मैसेज इज टू बी इंक्लूड। ये कैसे स्पेसिफाई करती है कि मैसेज को इंक्लूड किया जाए, ठीक? अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो एन अनऑथराइज्ड पर्सन टू एन जो भी अनऑथराइज्ड, सॉरी, जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है वो साइफर टेक्स्ट को डिकोड करके डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज करता है। साइफर टेक्स्ट को डिकोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज करता है क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन की होती है वो सीक्रेट होती है, ठीक है ना? तो इसका जो आइडिया आया था इनक्रप्शन या डिस्क्रिप्शन का, सबसे ज्यादा जो यूज किया गया था इनका, वो जो ट्रांजैक्शन करते हैं हम, क्रेडिट कार्ड परचेज ऑनलाइन करते हैं या कंपनी के कुछ सीक्रेट होते हैं, है ना? डिफरेंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच, तो उनको सिक्योर करने के लिए इनक्रप्शन और डिस्क्रिप्शन का यूज किया गया था। डिस्क्रिप्शन क्या करता है? जो भी फाइल्स होती हैं उनको इजीली डिकोड करता है, ठीक है ना? इसके कई सारे टूल्स अवेलेबल रहते हैं और जितने भी टूल अवेलेबल हैं वो हमारी फाइल्स को प्रोटेक्ट करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस के साथ। किसके साथ प्रोटेक्ट करते हैं? अनऑथराइज्ड एक्सेस के साथ हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनक्रप्शन डिस्क्रिप्शन टूल का यूज करते हैं, ठीक है ना? ये क्लियर है? अब हम बात करते हैं, ये कुछ
क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस तुम्हें अपनी नोटबुक में करने हैं और जो क्वेश्चंस ना आए वो बता देना। तो अगले लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर बता देंगे और उन्हें चेक कर लेना कि तुमने कितने सही किए हैं। ये तुम्हारी एक तरह से एक्सरसाइज के रूप में है, या ये भी बोल सकते हैं टेस्ट के रूप में तुम्हें लिखने हैं। ठीक है, और आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।